विंटर्स आसपास है, एयर क्वालिटी पुअर होते जा रही है। आसपास देखा जाए तो हर दूसरे आदमी को सर्दी खांसी है, वायरस मार्केट में भर भर के है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का डर है और सर्दी खांसी की रेमेडीज ऐसी है कि बहुत कम। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सर्दी खांसी को आप घर में इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं, और हाँ, कुछ खांसी के सिरप्स जो ओवर द काउंटर प्रेजेंट होते हैं उनको आप यूज करते वक्त कुछ बातों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। जो भी आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, होम रेमेडी से लेकर ओवरऑल रेमेडी तक, ये सारी ही साइंटिफिकली बैक्ड है, यानी कि इनमें रिसर्च हुआ है और रिसर्च एविडेंस के बेसिस पर ये कॉफ एंड कोल्ड के लिए इफेक्टिव पाए जाते हैं। हाय पेरेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। इस वीडियो पर आप एंड तक रहें एंड लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स डिस्कस कि सर्दी खांसी होती क्यों है। जब भी बाहर से कोई अलर्जन होने दो, बैक्टीरिया या वायरस होने दो, कोई भी ऐसी चीज है जो बॉडी उसको एक तरह से बॉडी का हिस्सा नहीं मानती, हम जैसे ही उसको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेल करते हैं तो वहां पे तुरंत हमारी बॉडी ट्रिगर करती है एक रिफ्लेक्स जिसको हम कहते हैं कॉफ रिफ्लेक्स। एंड ये रिफ्लेक्स हमारे बॉडी में स्पेशली एयरवे पैसेज, मतलब नोज हो गया, थ्रोट हो गया, हमारा ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, इस पूरे एरिया में रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन वहां पर एक रिफ्लेक्स ट्रिगर करता है जिसको कहते हैं कॉफ रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स बेसिकली कोई भी अलर्जन, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के लिए फॉरेन है उसको निकालने की कोशिश करने के चक्कर में कॉफ करती है लगातार। म्यूकस भी, यानी कि जो बलगम है, वो भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये बॉडी जब प्रोड्यूस करती है तो कोई भी ये जो वायरस, बैक्टीरिया, अलर्जन फैक्टर्स हैं उनको ट्रैप कर लेती है अपने आसपास और बॉडी इसको फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जाती है। क्योंकि अपना बच्चा बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में होता है खांसी सर्दी में, हम चाहते हैं कि कोई तुरंत से सिरप मिल जाए, ऐसी कोई तुरंत रेमेडी मिल जाए कि जिससे इसको हम जादू की तरह गायब कर दे। सो डियर पेरेंट्स, अपना एम खांसी सर्दी को सप्रेस करना नहीं होता, अपना एम होता है कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द कंफर्टेबल हो। खांसी सर्दी पूरी तरह जाने का कोई जादुई इलाज नहीं होता, बल्कि खांसी सर्दी अपना ही एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको अगर ये होता है तो होने दीजिए, लेकिन यस, खांसी सर्दी अगर वरीसम हो जाता है, यानी कि दिक्कत देने लगे, बच्चे की नींद, बच्चे का ओवरऑल बॉडी एंड गुडविल को अफेक्ट करने लगे, तो उस पर एक्ट करना जरूरी है। सो ये वीडियो है कि हम किस तरह अपने बच्चे को खांसी सर्दी के मौसम या उस कंडीशन में कंफर्टेबल बनाएं और हम क्या कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ इट आर वेरी इफेक्टिव। बच्चों की खांसी हमेशा रात में ही क्यों ज्यादा होती है? जब बच्चे लेट जाते हैं, यानी सुपाइन, पूरी तरह फ्लैट हम बिस्तर पे लेटते हैं, तो जब बेबीज लेटते हैं तो नाक के पीछे पूरा म्यूकस जमने लगता है और वो म्यूकस जो है वो धीरे धीरे गले में उतरना शुरू होता है। ये जब गले में शुरू होता है उतरना, तो गला एक तरह से रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे कॉफ को ट्रिगर करता है एंड फिर बच्चा बार बार खांसता है इस म्यूकस को निकालने के लिए। यानी कि ये जो बलगम बना है, जो नाक से गले में उतरना स्टार्ट हुआ है, इसको निकालने के लिए बच्चा लगातार खांस सकता है। 1 साल के छोटे बच्चे में खांसी सर्दी के मेडिकेशंस या रेमेडीज बहुत लिमिटेड हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि 1 साल से छोटे बच्चे का जो भी म्यूकस है या जो भी उसका अपना सेल्फ का डिफेंस है, हम उसे सप्रेस नहीं करना चाहते। बहुत सारा मेडिकेशन से भी हम बेबी को लोड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन 1 साल से छोटे बेबीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी उन्हें देने नहीं है। कुछ कॉफ सिरप्स तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को पूरी तरह नींद में कर देते हैं, यानी कि ड्राउजी कर देते हैं, एंड कुछ तो बच्चे के जो रेस्पिरेशन है उसको भी सप्रेस करते हैं। सो यस, बहुत कम रेमेडीज हैं इन बेबीज में, बट लेट्स डिस्कस कि हम 1 साल से छोटे बच्चे में क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है कि सलाइन ड्रॉप्स। ये सबको पता है एंड ऑल द पेरेंट्स नो कि 1 साल से छोटे बेबीज में सलाइन ड्रॉप्स वंडरफुली काम करते हैं। आप इसको दिन में मल्टीपल टाइम्स डाल सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार, इवन 6 बार। आपको जब बेबी लगे कि कंजेस्टेड है, नाक पूरी जाम है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको डाल सकते हैं। सलाइन ड्रॉप्स ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके 2-3 पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उसमें से कोई भी एक पिक करके आप अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। सक्शन बल्ब्स आते हैं, कुछ मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इन सक्शन बल्ब्स को आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के नाक से म्यूकस निकालने के लिए। सक्शन बल्ब्स इफेक्टिव हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का नाक पूरी तरह भर गया है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो पहले थोड़ा नेजल ड्रॉप्स डालें, जो अभी हमने डिस्कस किया, सलाइन ड्रॉप्स। उसके बाद ये सक्शन बल्ब को यूज करके आप बच्चे के नाक से
म्यूकस निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ये सक्शन बल्ब को याद रखिए, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करना है। इसका यूज स्पेसिफिकली एज अ इमरजेंसी रेमेडी की तरह करिए। मान लीजिए बच्चा रात में उठकर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में है, सो नहीं पा रहा, बच्चा फीडिंग नहीं कर पा रहा, तब इन सक्शन बल्ब्स का यूज कर सकते हैं। बिकॉज बार बार सक्शन बल्ब यूज करने से बच्चे को ट्रॉमा का भी खतरा रहता है, क्योंकि बेबीज बहुत मूव कर सकते हैं एंड आपकी हैंडलिंग पुअर हो सकती है। सो यू शुड यूज इट बट एट अ इमरजेंसी टाइम। एक मेथड है टिश्यू वाइप्स का, यानी कि आप इसके अंदर टिश्यू वाइप्स को लेंगे, उसको रोल करेंगे और सलाइन ड्रॉप्स डालने के बाद बच्चे को यही टिश्यू वाइप्स आप उसकी नाक में डालकर रोल करके धीरे धीरे क्लीन करने की कोशिश करेंगे। अगेन इस रेमेडी को आपको तभी यूज करना है जब बच्चा बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में है, वो फीडिंग नहीं कर पा रहा, वो सो नहीं पा रहा, लगातार नाक जाम होने की वजह से बच्चा इरिटेबल है, तब आप इस प्रोसेस को यूज करेंगे। वन मोर इज बेबी रब्स, यानी कि जो बच्चे के चेस्ट पे हम बेबी रब्स लगाते हैं। एक आता है जिनको आप सिर्फ 3 साल के बच्चों के ऊपर यूज कर सकते हैं, एंड वन बेबी रब आ सकता है जिसको आप अपने बेबीज में, यानी कि जो 3 साल से छोटे हैं, इवन 3 महीना या 2 महीने के बच्चे हैं, उनमें भी आप यूज कर सकते हैं। दैट बेबी रब में जो छोटे बेबीज में यूज होता है, जो कि 1 साल से छोटे हैं, उनमें यूकेलिप्टस ऑयल होना चाहिए। जो भी बेबी रब्स है जिसमें यूकेलिप्टस ऑयल है, ये 1 ईयर से छोटे बेबीज में यूज किए जा सकते हैं। इसका छोटा सा अमाउंट लेकर आप नेक के नीचे, चेस्ट के सेंटर में और बच्चे के थोड़े से कान के पीछे लगा सकते हैं। अगेन ये चीज को ध्यान रखना है कि बच्चे की अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है तो इसका एक छोटा सा पैच लेकर पहले बच्चे की स्किन पर लगाकर देखें कि बेबी टॉलरेट कर रहा है या नहीं। इफ द बेबी इज ओके, तब आप इसको रेस्ट ऑफ द बॉडी में यूज कर सकते हैं। 2 या 3 बार से ज्यादा यूज ना करें। एक्सेस यूज करने से कभी कभार उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से बच्चा इरिटेट हो सकता है। लेस देन 1 ईयर्स में कैम्फर एंड मेंथोल वाला पॉइजनस भी हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम रेकमेंडेड नहीं है, तो डू नॉट यूज देम। अगर किसी वजह से मार्केट में आपको यूकेलिप्टस ऑयल वाला बेबी रब नहीं मिल रहा है, तो आप अपने बच्चे को बेसिकली यूकेलिप्टस ऑयल का एसेंशियल ऑयल ले आए। एक छोटा सा रुमाल ले, उसमें सिर्फ 1 ड्रॉप डाले, रुमाल को क्लोज करें और फिर वो बच्चे के नाक के आसपास उसे धीरे धीरे रोटेट करें। दैट ऑल्सो हेल्प्स टू रिलीव द कंजेशन एंड सूद करता है थोड़ा सा बेबी को। ह्यूमिडिफायर्स बेसिकली एयर के मॉइस्चर को मेंटेन करता है, एंड बिकॉज एयर का जब मॉइस्चर मेंटेन रहता है, नेजल पैसेज ड्राई नहीं होता, थ्रोट का एरिया ड्राई नहीं होता। ह्यूमिडिफायर बेसिकली एयर की ह्यूमिडिटी यानी एयर का मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रखता है, तो इसीलिए बच्चे के एयरवे पैसेज ड्राई नहीं होते। एंड स्पेशली इन एरियाज जहाँ पे ड्राइनेस है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी नेचुरली कम है, जैसे माउंटेन्स, हिली एरियाज या एरियाज जहाँ पे समुद्र एकदम नियर बाय नहीं है, तो यूजुअली उनमें ह्यूमिडिफायर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, जहाँ बर्निंग बहुत आसपास नियर बाय हो रही है, तो देयर अगेन ह्यूमिडिफायर्स आर इफेक्टिव। यस, अंडरस्टैंड दैट ह्यूमिडिफायर्स जो बेबीज ऑलरेडी नो इन केस ऑफ एस्थमा है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। इनफैक्ट उनमें कॉफ ट्रिगर कर सकता है, बिकॉज कभी कभार इसमें एलर्जेंस का चांसेस होता है, डस्ट माइट्स का चांसेस होता है, एंड वो ट्रिगर कर सकता है। सो इन दोज बेबीज ह्यूमिडिफायर्स रिकमेंडेड नहीं होते। बट अदरवाइज बेबीज जिनको कॉफ है, कोल्ड है एंड अदर रीजंस की वजह से है, तो यस यू कैन यूज द ह्यूमिडिफायर्स इन दोज बेबीज। आप रात में स्पेसिफिकली चलाएं, जिससे क्या होता है कि बच्चा काफी कंफर्टेबली सो पाता है, नाक पूरी तरह जाम नहीं होता। स्टीम इनहेलेशन छोटे बच्चे में जो कि 1 साल से छोटे हैं डेंजरस होता है। आपने अगर एक बकेट पानी का उबाल कर बच्चे को लेकर बैठ गए तो बर्न्स के चांसेस रहते हैं, इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव है स्टीम शावर, यानी कि आप एक तरह से सोना का एनवायरनमेंट बनाएंगे अपने बाथरूम में। बाथरूम में गर्म पानी चलाकर जितना गर्म से गर्म शावर आ सकता है, उतना हॉटेस्ट टेम्परेचर पे गर्म पानी का शावर चलाकर बाथरूम को चारों तरफ से बंद कर लीजिए। बंद करने के एटलीस्ट 10 मिनट्स के बाद इसमें आप अपना बच्चा लेकर जाइए एंड वहां पे अपने बच्चे को होल्ड करके रखिए, बस पकड़ खड़े रहिए। आप 5 to 10 मिनट्स कर सकते हैं, 15 मिनट एक्सीड नहीं करना है। इससे क्या होता है कि बेबी को अपने आप नेचुरल स्टीम इनहेल करता है, थोड़ा सा म्यूकस अगर जो बहुत ज्यादा थिक है वो पिघलना भी चालू हो जाता है एंड बच्चा काफी कंफर्टेबल महसूस कर सकता है। वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम सारी रेमेडी कर देते हैं पर इसको इग्नोर कर देते हैं, बट रिमेंबर पेरेंट्स, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल से छोटा बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है या फॉर्मूला पे है, मेक श्योर करिए वो इनफ पी रहा है। बेबी को वाटर स्टार्ट किया है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के दौरान, तो उसका हाइड्रेशन इधर भी मेंटेन रहे। मोस्ट बेबी समटाइम्स फीडिंग कम कर सकते हैं ड्यूरिंग इलनेस, जैसे कि खांसी, सर्दी, बुखार है तो
वो कम पी सकते हैं दूध, बट आप थोड़ा एनकरेज करते रहिए ताकि बच्चा जितना हो सके उतना दूध या पानी ले सके। अगर आपने सारी रेमेडीज ट्राई कर ली है एंड अभी भी आपका बेबी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट रिसोर्ट है ये एक ओवर द काउंटर सिरप जिसमें आईवी एक्सट्रैक्ट है। आप इसको यूज कर सकते हैं 3 से 4 महीने के आसपास या उसके ऊपर है अगर आपका बच्चा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इफेक्टिव है, ये सेफ है। साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसमें पाया गया है कि ये ओवर द काउंटर आईवी एक्सट्रैक्ट सिरप यूज करा जा सकता है बेबीज में। ये जो आईवी एक्सट्रैक्ट है ये थिक म्यूकस को थोड़ा सा पतला करने में मदद करता है और छोटे बेबीज यानी कि 3 से 4 महीने से लेकर जो 1 साल के एज में है, इनमें आप 2 से 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। डू नॉट ओवर यूज इट। एंड ये सिरप आपका पहला रिसोर्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स हैं, इनको आप ट्राई करें। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको रेमेडीज बताई है उसी सीक्वेंस में आपका बेसिकली बच्चे को रिलीव करने की कोशिश होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले सीधा सिरप यूज नहीं करेंगे, आप सबसे पहले बच्चे को नेजल सलाइन ड्रॉप्स, पल्प सक्शन, टिश्यू वाइप्स ये सब यूज करने की कोशिश करेंगे, ह्यूमिडिफायर लगाएंगे, इसी ऑर्डर में कोशिश करेंगे। एंड समहाउ अगर वो काम नहीं कर रहा है तब आप लास्ट रिसोर्ट एक ओवर द काउंटर सिरप पे रिसोर्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं जो बेबीज 1 साल के ऊपर है उनमें हम क्या यूज कर सकते हैं। सो यस पेरेंट्स, आप जितना भी अभी मैंने आपको छोटे बेबीज के लिए बताया है वो सब आप 1 साल के बेबीज में पहले ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड रेमेडी है हनी। हनी जो है वो 1 साल के ऊपर आप अपने बेबी को दे सकते हैं। जब आप 1 स्पून ऑफ हनी उसको पिलाते हैं, बच्चा उसको स्वॉलो करता है, तो वो जो है वो बच्चे के थ्रोट को कोट कर देता है, कॉफ के इरिटेशन से सूद करता है। वो एंटी एलर्जी एंड एट द सेम टाइम एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। एंड इसीलिए हनी इज वेरी गुड रेमेडी फॉर बेबीज जो 1 साल के ऊपर हैं। एंड इट हेल्प्स वो इरिटेशन जो कॉफ के वजह से थ्रोट में इरिटेशन हो रहा होता है उसको कम करने में बहुत इफेक्टिव है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि 1 साल से नीचे हनी क्यों नहीं दे सकते। 1 साल के नीचे हनी इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज बोट्युलिनम टॉक्सिन करके एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया है जिसका हमें डर होता है कि बच्चे के बॉडी में जाने के बाद उसको बहुत सीरियस डिजीज कॉज कर सकता है, और ये हनी में डिसेंट मात्रा में पाया जा सकता है। कितना भी हनी प्रोसेस हुआ हो बट ये वो सरवाइव करके बच्चे के बॉडी में जाने का डर रहता है। अब 1 साल का ही मार्क क्यों कि 1 ही साल ये नहीं कर सकते और तुरंत उसके बाद कर सकते हैं। रीजन इसके पीछे ये होता है कि 1 साल तक बच्चे का गट इतना मैच्योर हो जाता है कि एक्सीडेंटली ये बॉडी में चला भी जाए तो उसकी बॉडी इस बैक्टीरिया को पेट में ही न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखती है। इसीलिए यस पेरेंट्स, 1 साल के ऊपर ही हनी रिकमेंडेड ये फैक्टर्स की वजह से है और इसके पीछे इनफ एविडेंसेस हैं। सो लेस देन 1 ईयर में हनी अवॉइड ही करना चाहिए। हनी के ऊपर एक रिसर्च हुआ था जहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो बहुत ही फेमस ओवर द काउंटर भी दिया जाता है एंड फेमस मेडिकेशन है फॉर कॉफ, ये मेडिसिन का और हनी का एक रिसर्च हुआ था और पाया गया था कि जो बच्चे हनी कंज्यूम कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ कॉफ के एपिसोड्स कम थे, उनका कॉफ रिलीविंग बेटर था, वो बच्चों में एंटी इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन या इन्फ्लेमेशन वाले प्रॉपर्टीज कम थे। तो इमेजिन कि हनी के इतने पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे घर में बस एक टेबल के ऊपर पड़ा है जिसको हम लेकर तुरंत अपने बच्चे को दे सकते हैं, बट हम सिरप चाहते हैं। इमेजिन कि सिरप से भी बेटर प्रॉपर्टीज हनी में होता है। सो यूज हनी पेरेंट्स, जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक एक बहुत ही साइंटिफिकली रिसर्च्ड एंड प्रूवन हमारे घर में इजीली अवेलेबल होने वाला ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर यूज़ करते हैं तो बेबी के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप एक तरह का टर्मरिक मिल्क बना सकते हैं जिसकी रेसिपी ऐसी है, विच मैंने भी यूज़ किया है, मेरे केस में भी बड़ा इफेक्टिव रहा है। कि रेसिपी कुछ ऐसी है कि 1 कप दूध लें, उसको उबालिए, वंस वो दूध बॉईल होने लगे उसके अंदर आप 1 टीस्पून यानी छोटे चम्मच का हनी डालें, 1 पिंच ऑफ उसमें ब्लैक पेपर डालें, उसके बाद उसको गैस से निकाल लें, उसको मिक्स करके छान लें एंड छानने के बाद उसमें 1 छोटा चम्मच हनी का डालें, उसको स्टर करें और इसको पी लीजिए। सिप करके अगर आपका बेबी पीता है धीरे धीरे, ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके बच्चे को इरिटेटिंग कॉफ है, गले में जलन हो रही है, थ्रोट में बार बार खिचखिच लग रहा है, बच्चे को गले में दर्द हो रहा है,
या फॉर दैट मैटर बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, उसमें ये बहुत इफेक्टिव है। किसी भी बैक्टीरियल एंड वायरस इन्फेक्शन में टर्मरिक मिल्क बहुत इफेक्टिव है। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक एज वेल एज एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आप टर्मरिक मिल्क को रेडीली यूज करिए। 4 साल के ऊपर के बेबीज में जिनमें खांसी है तो उनमें सर्टेन ओवर द काउंटर ऑफ कॉफ सिरप्स भी इजीली एंड रेडीली अवेलेबल होते हैं जो बहुत पेरेंट्स यूज कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स आप ये सारे होम रेमेडीज अब तक हमने जो छोटे बेबीज से लेकर 1 साल तक के बेबीज के बीच के लिए बताया है आप यूज कर सकते हैं। 4 साल के ऊपर का बच्चा गार्गल कर सकता है तो उसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गार्गल करने के लिए आप दे सकते हैं। पिंच ऑफ टर्मरिक, पिंच ऑफ नमक डालकर भी बच्चे को गार्गल करने के लिए दे सकते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव। मार्केट में कुछ कॉफ सिरप्स अवेलेबल होते हैं जिनमें पॉपुलर ड्रग, मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये ड्रग्स का नाम है, मतलब ये ब्रांड नेम्स नहीं है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, फेनाइलईफ्रीन है, गुआपेनिसिन है एंड एम्ब्रोक्सोल है। ये जो है ये कॉफ सिरप्स में कॉम्बिनेशन में नहीं तो इंडिविजुअली भी पाए जाते हैं। अगर आपका बच्चे का बहुत इरिटेटिंग कॉफ है, ड्राई कॉफ है जो पोस्ट इलनेस के बाद, मतलब वायरल इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद भी लगातार चले आ रहा है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये एक है जो आप ड्राई कॉफ, इरिटेटिंग कॉफ, कॉफ जो एलर्जी से ट्रिगर हो रहे हैं या कॉफ जो स्पेसिफिकली पोस्ट वायरल यानी कोई भी इलनेस खत्म होने के बाद परसिस्ट कर रहे हैं, उनमें रेकमेंडेड होता है। रिमेंबर पेरेंट्स, कोई भी मेडिकेशन, ड्रग, उसकी डोजिंग आपके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे। सेकेंड थिंग इज कि ये जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ये लेस देन 4 इयर्स के बेबीज में नहीं दिए जाते। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, कहीं कभी तो हमने बेबीज में डेथ भी देखी है। तो डू नॉट यूज दिस इन बेबीज जो 4 साल से छोटे हैं। अगर आपका बेबी 4 साल से छोटा है और फिर भी ये मेडिसिन यूज होना है तो ये आपके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे। फेनाइलईफ्रीन एक है जो बेसिकली अगर बच्चे का पूरा नेजल एरिया कंजेस्ट हो गया है तो उनमें यूज होता है। बेसिकली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और म्यूकस प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर देता है। थोड़ा ड्राउजीनेस हो सकता है एंड ये जो चीज है वो बिना पीडियाट्रिशियन के रिकमेंडेशन के लिए छोटे बेबीज में नहीं यूज करना चाहिए। नेजल ब्लॉक और बहुत ज्यादा नेजल इरिटेशन एंड कंजेशन है उनमें फेनाइलईफ्रीन रिकमेंडेड होता है। गुआपेनिसिन एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट है, बेसिकली ये कफ को लूज कर बाहर निकालने की मदद करता है। ये बहुत ज्यादा जिन बेबीज में चेस्टी कॉफ है जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं बलगम, उन बेबीज के लिए रिकमेंडेड होता है जो कि उम्र में ऑफकोर्स बड़े हैं। छोटे बेबीज में अगेन बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह के ये रिकमेंडेड नहीं है। एम्ब्रोक्सोल एंड ब्रोमहेक्सिन रिकमेंडेड होता है जहां पे बच्चे को बहुत ज्यादा कफ, थिक कफ बन रहा है, उसको पतला करने में ये मदद करता है। एम्ब्रोक्सोल तो बहुत हद तक हम छोटे बेबीज में भी रिकमेंड करते हैं जो 1 साल के नीचे हैं, उनमें भी अगर बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूसिंग कॉफ है तो उनमें भी रिकमेंडेड होता है। बट अगेन डोज पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे। एंड ओल्डर बेबीज में ये सिरप फॉर्म्स में अवेलेबल होता है तो ये उनमें लिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द डोज बाय द पीडियाट्रिशियन। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स, कोई भी कॉफ सिरप का कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं तो आप अचीव क्या करना चाहते हैं ये बहुत अनक्लियर होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की खांसी या सर्दी किस प्रकार की है वो समझना और उसके अनुसार कोई भी मेडिसिन लेना। कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपके बच्चे को खांसी है? नंबर 1 है नेवर यूज ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन। घर में पहले डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, वही प्रिस्क्रिप्शन दिखा दिया, फार्मेसी से दवाई ले लिया और बच्चे को दे दिया। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स, हर खांसी, हर सर्दी, हर एपिसोड डिफरेंट हो सकता है। आपने पहले जो पीडियाट्रिशियन ने लिखा था वही मार्केट से जाकर दवाई लेकर दे दी तो ऐसा हो सकता है कि आप बेनिफिट करने से ज्यादा हार्म कर रहे हैं। जिस बच्चे को मान लीजिए ऐसी खांसी इस समय है जो ड्राई है और आपने पिला दिया एक्सपेक्टोरेंट वाला कॉफ जो घर में पड़ा था, तो बच्चा की खांसी कम नहीं बढ़ जाएगी। अपने मर्जी से कोई भी दवाई दे देना, कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर्बल और कोई भी अलग टाइप का नुस्खा बनाकर घर में कर दिया। फॉर दैट मैटर इवन घर में पड़े किसी भी अडल्ट पर्सन का सिरप बच्चे को दे दिया, ये नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल हो सकता है। मैंने इनफैक्ट आईसीयू में बच्चे एडमिट किए हैं क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स सेल्फ मेडिकेट कर दिए हैं। सो डू नॉट डू दैट।
ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अपने मर्जी से बच्चे को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देना, ये तो मैंने इतना देखा है कि एवरी अदर पेरेंट घर में एंटीबायोटिक तो किसी ना किसी इलनेस की वजह से कभी पीडियाट्रिशियन का रेकमेंडेड होता है, उसको पेरेंट्स चला देते हैं। पहले तो कोई भी ओल्ड मेडिसिन पेरेंट्स 40 दिन तक एंटीबायोटिक स्पेशली जो पाउडर बनाए हुए मिक्स किए होते हैं उसे एक बार ओपन करने के बाद आपको विद इन अ मंथ यूज करना है। अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो यू हैव टू थ्रो इट, उसकी एफिकेसी खराब हो जाती है। बच्चे 3 साल या 4 साल से छोटे होते हैं, उनका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन है वायरल इलनेस। उनके रेस्पिरेटरी इलनेसेस ज्यादातर वायरस की वजह से होते हैं और वायरस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। इनफैक्ट वायरल इलनेसेस में एंटीबायोटिक्स पीडियाट्रिशियन की जानकारी के बिना नहीं लेना है। वो आपके बच्चे को जज करेंगे एंड अगर उन्हें लगता है कि इसमें और इन्फेक्शन हो सकता है देन ही विल रेकमेंड। बट अपने मर्जी से अगर आपने पहले ही एंटीबायोटिक दे दिया, चांसेस है कि वो एंटीबायोटिक उस इलनेस में इफेक्टिव नहीं है। दूसरा चांसेस है आप एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। एंड तीसरा फैक्टर है कि आप अपने बच्चे को और सिक कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स गुड बैक्टीरिया बॉडी से एंटीबायोटिक देने की वजह से चले जाते हैं और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म पुअर हो सकता है। बच्चे के नाक में कान में ऑयल डाल देना, ये काफी प्रैक्टिसेस देखी गई है कि सर्दी है तो नाक में तेल डाल दो। प्लीज नाक में तेल ना डालें, उससे सर्दी जाएगी नहीं, बढ़ जाएगी। इनफैक्ट निमोनिया बनने का डर रहता है। और है नेबुलाइजेशन, ये बहुत सारे पेरेंट्स का फेवरेट है। घर में मशीन तो आ ही जाती है, मार्केट से ट्यूब्स लेकर आकर मिक्स करके दे दिया। रिमेंबर पेरेंट्स, नेबुलाइजेशन एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से दिया जाता है और इसके लिए आपके पीडियाट्रिशियन का बहुत जरूरी है आपके बच्चे का चेस्ट देखना। बेस्ड ऑन दैट वो आपको नेबुलाइजेशन वेरियस टाइप्स के होते हैं वो रेकमेंड कर सकते हैं। अगर आपने अपने मर्जी से नेबुलाइजेशन दे दिया तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और बहुत टाइम देखा गया कि मोस्ट कॉमन है बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाना। तो आप नेबुलाइजेशन अपनी मर्जी से नहीं देंगे क्योंकि बेबी का हार्ट बीट बढ़ सकता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, ड्राउजी हो सकता है। सो नेबुलाइजेशन एक स्पेसिफिक रीजन से दिया जाता है एंड वो आपके पीडियाट्रिशियन के बिना नहीं करना है। कब हमें इस खांसी से डरना चाहिए और कब हमें मेजर इमरजेंसी या हेल्थ ओपीडी लेवल पे भी देखना है, सो लेट्स डिस्कस। अगर आपके बच्चे को फीवर 3-4 दिन के ऊपर चला गया है और लगातार अभी भी फीवर एंड कॉफ, कोल्ड, ये सब कुछ परसिस्टेंट है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना है। कोई भी खांसी जो ग्रीनिश कलर की, थिक कलर की कॉफ बन के आ रही है, जिसमें बहुत सारा बलगम बन रहा है पर वो बलगम हरा रंग का है और अब आपके बच्चे को 1 हफ्ते के ऊपर हो गया है, तो ये नॉर्मल नहीं है। हरा रंग का बलगम शुरू में भी आ सकता है, बट अगर ये बलगम 1 हफ्ते तक आ रहा है या 1 हफ्ते के ऊपर भी है तो आपके पीडियाट्रिशियन से मिलना जरूरी है क्योंकि ये कोई और इन्फेक्शन की तरफ हो सकता है। बच्चा बहुत इरिटेबल है, इतना चीख चीख के रो रहा है कि आपको लग रहा है कोई पेन या कोई और प्रॉब्लम है। यूजुअली ये ईयर इन्फेक्शन दर्शा सकता है एंड इसीलिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बेबीज जिनमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, दे कैन नॉट ब्रीद, उनका ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो गया है, आपको चेस्ट में और नेक के अंदर इधर गड्ढे पड़ते हुए दिख रहे हैं, ये एक इमरजेंसी है। बच्चा जो फीडिंग ही नहीं कर पा रहा है, एकदम स्लगिश है, लेथार्जिक है, बस वो पड़ा हुआ है, वो बहुत एक्टिव नहीं है, वो डल हो गया है, ये इमरजेंसी है। बेबीज जिनका स्किन का कलर चेंज हो गया है, जो ब्लूइश या पेल एकदम वाइट दिखने लगे हैं, देन इट इज इमरजेंसी। बच्चा जो डिहाइड्रेट हो गया है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, उसकी आंखें अंदर धसी हुई लग रही है, उसके होंठ सूखे हुए लग रहे हैं, ये भी एक इमरजेंसी है। क्रॉनिक कॉफ यानी जो भी खांसी 2 हफ्ता या ऊपर रह जा रही है, तो इन बेबीज को इवैल्यूएशन लगेगा कि खांसी के पीछे कोई मेजर इलनेस या डिजीज है या कोई और प्रॉब्लम है जैसे एलर्जीज, एस्थमा, ये सब रूल आउट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पीडियाट्रिशियन से मिलना जरूरी है। बहुत ज्यादा थिक कॉफ अगर 1 हफ्ते के ऊपर बने जा रहा है और बच्चे को फीवर भी है तो ये साइनस इन्फेक्शंस का रीजन हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स, देयर इज अ कंडीशन जिसको हम कहते हैं पोस्ट वायरल कॉफ। ये बहुत कॉमन है, स्पेशली लास्ट सीजन में तो इतना था। बच्चे का बीमारी, डिजीज, फीवर सब चला जाता है विद इन 3 to 4 days। खांसी भी धीरे धीरे कम होना चालू होती है बट वो पूरी तरह नहीं जाती। समटाइम्स कॉफ कैन परसिस्ट 2 weeks to 3 weeks। इन दिस केस अगर ये कॉफ वरीसम नहीं है, बच्चा सो पा रहा है, बच्चा फीड कर रहा है, एक्टिव है, ओवरऑल ओके है, तो पोस्ट वायरल कॉफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप होम रेमेडीज
पे रिसॉर्ट करिए और प्लीज ब्रेस योरसेल्फ कि ये खांसी, आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि सिर्फ खांसी इसलिए है क्योंकि एक अभी इलनेस थी, बीमारी थी, उससे बच्चा रिकवर कर गया है और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अभी भी ट्रिगर को कम करने में टाइम ले रहा है। सो दिस कैन हैपन। पोस्ट वायरल कॉफ कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। यस, इसके जाने में समय लगता है, पर वो बच्चे से ज्यादा अगर हमें तकलीफ दे रहा है एंड बच्चा आपका ओके लग रहा है तो प्लीज परेशान ना हो, होम रेमेडीज ट्राई करें एंड ग्रेजुअली ये कॉफ 1 महीने तक रह सकता है एंड धीरे धीरे चला जाएगा। आई होप ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स को मदद करे एंड रिमेंबर पेरेंट्स, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें जो भी चीजें दिखाई या बताई गई हैं या ब्रांड्स बताए गए हैं, दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड। ये प्योरली बेस्ड ऑन माई मेडिकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज के ऊपर है एंड ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स को इमीडिएट रिसॉर्ट चाहिए होता है एंड वो बहुत सारी चीजें यूज करना चाहते हैं फॉर रिलीविंग द बेबी इमीडिएटली। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाए, स्पेशली बिकॉज अभी विंटर्स आसपास हैं। दिस वीडियो में हेल्प यू, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स। थैंक यू।